नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे काल के क्रिया के अर्थ के आधार पर भेदों की। पिछले पाठ में हमने काल की परिभाषाओं की चर्चा की और काल के उन भेदों की चर्चा की जिनसे क्रिया व्यापार के समय का तथा उनकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा था इत्यादि। आज हम क्रिया के अर्थ के आधार पर किए गए काल के भेदों की चर्चा करेंगे। लेकिन आइए एक नजर डालते हैं पहले काल की परिभाषाओं पर। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ये परिभाषा दी है कामता प्रसाद गुरु ने। और वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। और हमने अपने पिछले पाठ में इन दोनों ही परिभाषाओं की चर्चा की थी। यहां सिर्फ पुनरावर्तन के लिए हमने परिभाषाओं पर एक दृष्टि डाली है। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। जैसे लड़का जाता है, यह निश्चयार्थ है, अर्थात यह एक निश्चित अर्थ दे रहा है कि लड़का जाता है। और यदि कोई कहता है तुम जाओ, तो यह आज्ञार्थ है, अर्थात इससे क्रिया का जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो यही प्रकट हो रहा है कि यहाँ आज्ञा दी जा रही है। और इसी प्रकार यदि लड़का जाता तो अच्छा होता, ये संकेत दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर संकेत अर्थ है, संकेत अर्थ, संकेतार्थ। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर भी क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रियाओं के कालों के जो भेद होते हैं, उनकी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। कामता प्रसाद गुरु अर्थ के आधार पर काल के 5 भेद मुख्य रूप से मानते हैं। निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। और इन सब की पहचान हम इनकी क्रियाओं के अर्थ के आधार पर ही करते हैं, इसीलिए तो इस भेद का आधार ही अर्थ है। तो आइए अब हम एक एक करके इन्हें देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है निश्चयार्थ क्रिया। क्रिया के जिस रूप से किसी बात का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का जाता है, नौकर चिट्ठी नहीं लाया, हम किताब पढ़ते रहेंगे, क्या आदमी न जाएगा। अब विद्यार्थियों अगर आप देखें तो ये सारे वाक्य जो उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए गए हैं ये कालों के तीनों भेदों से हैं। वर्तमान काल का भी उदाहरण है, भूतकाल का भी उदाहरण है और भविष्यत काल का भी उदाहरण है। और कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में यह स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि निश्चयार्थ क्रिया के अंतर्गत काल के क्रिया व्यापार के समय के आधार पर किए गए तीनों भेदों के उदाहरण आएंगे। इसलिए निश्चयार्थ क्रिया समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें उन सभी भेदों के उदाहरण आ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं संभावनार्थ क्रिया। अब जैसा कि शब्द से ही आप देख पा रहे हैं, संभावना, किस चीज की संभावना या किस अर्थ में संभावना। तो देखते हैं, संभावनार्थ क्रिया से
अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है। अर्थात वाक्य का स्वरूप यदि ऐसा है जिसमें किसी क्रिया का, किसी बात का अनुमान प्रकट किया जा रहा है, तो वह भी संभावनार्थ क्रिया के अंतर्गत आएगा। कोई इच्छा व्यक्त की जा रही है, वह भी संभावनार्थ क्रिया के अंतर्गत आएगी। कर्तव्य की बात की जा रही है, वह भी संभावनार्थ क्रिया के अंतर्गत आएगी। उदाहरण देखिए, कदाचित पानी बरसे या संभवतः पानी बरसे, ये अनुमान है, निश्चय नहीं है, अनुमान है, इसलिए यह संभावनार्थ क्रिया का उदाहरण है। या तुम्हारी जय हो, इच्छा व्यक्त की जा रही है, कामना की जा रही है, तो यह भी संभावनार्थ क्रिया का उदाहरण है। और अगला उदाहरण देखिए, जहां कर्तव्य की बात की जा रही है। राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे, अर्थात राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा का पालन करे। तो इस प्रकार जहां अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, इच्छा व्यक्त की जा रही है अथवा कर्तव्य की बात की जा रही है, वहां पर संभावनार्थ क्रिया होगी। अगला भेद देखते हैं, संदेहार्थ क्रिया। अब आप देखिए, संभावना एक चीज होती है, संदेह व्यक्त करना दूसरी बात होती है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो संदेहार्थ क्रिया क्या होती है? संदेहार्थ क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता है, संदेह किया जाता है। जैसे लड़का आता होगा, निश्चित नहीं है यहां भी, और संभावना भी नहीं व्यक्त की जा रही है कि संभवतः लड़का आए, नहीं, लड़का आता होगा, नौकर गया होगा, बच्चे पढ़ते होंगे, पता नहीं है कि पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन संदेह किया जा रहा है, ये शंका जताई जा रही है कि लड़के पढ़ते होंगे। तो जहां इस प्रकार का अर्थ व्यक्त हो क्रिया से, वहां पर संदेहार्थ क्रिया होती है। अगला भेद है आज्ञार्थ क्रिया। स्पष्ट है शब्द से कि जहां अनुमति दी जा रही हो, आज्ञा दी जा रही हो, उपदेश दिया जा रहा हो, या निषेधात्मक आज्ञा हो। निषेध भी एक तरह की आज्ञा ही होती है। यह करो, ये तो आज्ञा है, यह ना करो, ये भी तो निषेधात्मक आज्ञा ही है। इसलिए निषेधात्मक वाक्य इस तरह के जो हैं, वह भी आज्ञार्थ क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो उदाहरण देखिए, तुम जाओ, सीधे सीधे आज्ञा दी जा रही है, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, आज्ञा है ये। और वहां मत जाना, दूर मत जाना, अंधेरे में मत खेलना, ये निषेध है, पर निषेधात्मक आज्ञा है। और उपदेश भी हो सकता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश है। और प्रार्थना भी इसके अंतर्गत आएगी। अगर कोई किसी से किसी बात की अनुमति मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, वह भी आज्ञार्थ क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे क्या मैं जाऊं, तो यह भी आज्ञार्थ क्रिया का उदाहरण है। और अगला भेद देखें, संकेतार्थ क्रिया। अर्थात ऐसे दो वाक्य या ऐसी दो घटनाएं जहां उन दोनों की असिद्धि सूचित होती है, मतलब काम दोनों ही नहीं हो रहा है और उसमें कार्य कारण का बोध हो, तो वहां पर संकेतार्थ क्रिया होगी।
जैसे यदि मेरे पास बहुत सा धन होता तो मैं विदेश घूमने जाता। अब आप देखिए, दो वाक्य हैं, दो घटनाएं हैं यहाँ पर, बहुत सा धन होना और विदेश घूमने जाना, लेकिन दोनों में कार्य कारण संबंध है। यदि बहुत सा धन होता तो विदेश घूमने जाता। अब ये तो वही बात हुई ना, ना धन है ना विदेश घूमने जाएंगे, तो निषेध हो गया, असिद्धि हो गई, दोनों ही कार्य नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार कार्य कारण संबंध हो जहां पर, लेकिन दोनों घटनाओं की असिद्धि हो, वहां पर संकेतार्थ क्रिया होती है। विद्यार्थियों, इसे बहुत ध्यान से समझना होता है, बड़ा महीन सा फर्क है संभावनार्थ में और संदेहार्थ में और संकेतार्थ में, इसलिए इनके उदाहरणों का खूब अभ्यास करना चाहिए। एक और उदाहरण देखते हैं संकेतार्थ क्रिया की। यदि तुमने भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। अब आप देखिए, दो घटनाएं, भगवान को मन मंदिर में बिठाना और यह दिन न देखना, दो अलग अलग बातें हैं। दोनों में कार्य कारण संबंध है। यदि भगवान को मन मंदिर में बिठाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता, लेकिन दोनों की असिद्धि है, न ये है और न वो है। यहां तो मुझे बस एक ही बात याद आ रही है कि ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। तो यहां पर संकेतार्थ क्रिया है इन उदाहरणों में जिन पर अभी हमने बात की। विद्यार्थियों, जब हम व्याकरण की कई लेखकों की, भिन्न भिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें व्याकरण की तमाम ऐसी इकाइयां हैं जिनमें काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे अब यही देखें, हम कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण की पुस्तक को ही मैं आधार बनाकर अपने इन वीडियोस को आपके लिए बना रही हूं। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो भेद किए हैं काल के, उनके दो आधार हैं और दोनों आधारों पर हमने काल के भेदों की यहाँ पर चर्चा की। लेकिन यहीं पर अगर हम एक दूसरी पुस्तक देखें वासुदेव नंदन प्रसाद की, जो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, तो उन्होंने इन दोनों ही आधारों पर किए गए भेदों को एक साथ मिला दिया है और उन्होंने मुख्य रूप से तो तीन भेद बताए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन फिर उन्होंने वर्तमान काल के कुछ और उपभेद कर दिए हैं और जिसके अंतर्गत जो कामता प्रसाद गुरु ये अर्थ के आधार पर काल के भेद बताते हैं, उनको इन्होंने उसी के अंतर्गत समाहित कर लिया है। जैसे आप देखें तो वासुदेव नंदन प्रसाद ने काल के 5 भेद किए हैं वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो अब आप देखिए, संदिग्ध, संदेहार्थ, संभावनार्थ, संकेतार्थ, ये सारे उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये अब हम जब अलग अलग व्याकरण विदों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें उनके जो तरीके हैं काल के भेद करने के, वो अलग अलग मिलते हैं। इसमें हमें कोई समस्या नहीं होती है, समस्या सिर्फ एक जगह होती है, जब कोई प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसके लिए यह मुश्किल हो जाती है कि जो प्रश्न उससे पूछा गया है कि यह किस भेद के अंतर्गत आएगा, तब वहां वह अगर कामता प्रसाद गुरु के माध्यम से करता है तो उसका उत्तर कोई एक विकल्प हो सकता है और अगर वासुदेव नंदन प्रसाद के आधार पर करता है तो उसका उत्तर कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है। जो हो सकता है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उत्तर के, उन्हीं में से हो, ये दोनों विकल्प वहां पर मौजूद हो। तो ये विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और मेरी यह चिंता भी है कि विद्वान इस पर सोचें,
विचारें और एक ऐसा रास्ता निकालें कि हिंदी व्याकरण की एक सर्वमान्य पुस्तक हो, जिसके आधार पर विद्यार्थी निश्चिंत होके अपने उत्तर दर्ज कर सकें अपनी परीक्षाओं में। तो इसी प्रकार वासुदेव नंदन प्रसाद ने भूतकाल के भी कुछ उपभेद किए हैं और भविष्यत काल के भी कुछ उपभेद किए हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर सिर्फ लेना चाहूंगी आप लोगों की जानकारी के लिए। जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद भूतकाल के जो उपभेद करते हैं उनके नाम है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। जो पुनः मैं कहूंगी कि कामता प्रसाद गुरु द्वारा किए गए इन दो आधारों पर जो भेद हैं उसके अंतर्गत ही ये सभी आ जाते हैं, और इसकी चर्चा मैं अभी अगली स्लाइड में यहाँ पर करने वाली हूँ। एक बार भविष्यत काल के भी जो उपभेद वासुदेव नंदन प्रसाद ने किए हैं उसे भी देख लेते हैं। भविष्यत काल के वे 3 भेद करते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। तो आइए देखते हैं कामता प्रसाद गुरु इसके लिए क्या जवाब देते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि कालों के जो प्रचलित नाम हैं, जो दूसरे विद्वान लिख रहे हैं, उन्हीं को मैंने कुछ नए नाम दे दिए हैं और बातें वही कही गई हैं उन नामों के अंतर्गत भी। जैसे यहां पर आप उदाहरण देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि प्रचलित नाम जिसका आसन्न भूतकाल है, जो अभी अभी हमने बात की वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से, तो आसन्न भूतकाल के लिए नया नाम दिया है कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण वर्तमान काल। वह चला है, और इसकी परिभाषा में कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि वर्तमान काल का कार्य जो अभी अभी पूर्ण हुआ है वही वासुदेव नंदन प्रसाद के लिए आसन्न भूतकाल है। जैसे वह चला है, और इसी को संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत भी कामता प्रसाद गुरु ले रहे हैं आसन्न भूत को। वह चलता हो, वह चला हो। अब आप देखिए दोनों विद्वान जो उदाहरण दे रहे हैं वह उदाहरण दोनों विद्वानों की पुस्तकों के अंतर्गत अलग अलग भेदों के नाम के अंतर्गत आएंगे, जो विद्यार्थियों की परेशानी का कारण हो जाता है। अब विद्यार्थी इसे क्या कहे, आसन्न भूतकाल है या पूर्ण वर्तमान काल है या संभाव्य वर्तमान है। दूसरा देखते हैं विधि। विधि भी काल का एक भेद होता है, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं कामता प्रसाद गुरु, और जिसका उदाहरण देते हैं तू चल, आप चलें। और एक दूसरा भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल, जो अभी हमने देखा वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, और उसी को कामता प्रसाद गुरु सामान्य संकेतार्थ के अंतर्गत लेते हैं, वह चलता, या अपूर्ण संकेतार्थ के अंतर्गत भी वही आ जाता है, वह चलता होगा, या फिर पूर्ण संकेतार्थ के अंतर्गत भी वही हेतु हेतुमद भूतकाल आ जाता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, वह चलता हो। तो अब आप देखिए थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों के मतों में भेद होता है, जिसके कारण परीक्षार्थियों में और शिक्षकों में भी भ्रम उत्पन्न होता है। तो हमें मिलकर इन भ्रमों का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन 2 पुस्तकों का आधार लिया है
उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है। आप दोनों का मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको काल के अर्थ के आधार पर किए गए भेदों को समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको हमारे आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से समझिए। हमें आपके सवालों और टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।